नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 105वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत करेंगे। पिछले रविवार को गांव सरकार के बारे में फेसबुक लाइव इस तरह से नहीं हो पाया जैसा कि हमेशा होता है। उस दिन आजमगढ़ में एक महासम्मेलन हुआ गांव सरकार के विषय पर और उसमें हजारों लोग शामिल हुए और उस सम्मेलन में एक विशेष प्रस्ताव पारित हुआ। आज हम उसी पर आपसे चर्चा करेंगे और वो ये प्रस्ताव ये था कि गांव सरकार पर लागू कराने के लिए जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसके साथ साथ पशुओं के अधिकार को लागू कराने के लिए भी हम लोगों को अभियान चलाना चाहिए और दोनों मिलकर, इंसान और पशु दोनों मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो हम लोगों का जो लक्ष्य है गांव सरकार लागू कराने का वो जल्दी पूरा हो जाएगा। और साथ साथ पशुओं के अधिकार का जो उपेक्षा हो रही है इधर पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है और उनके अधिकार का भी हम संरक्षा करने में सफल होंगे, कराने में सफल होंगे और उनको अधिकार दिलाएंगे। पशुओं के बारे में बात इसलिए की जा रही है कि ग्रामीण जीवन की जो अर्थव्यवस्था है, अगर वो जितना महत्वपूर्ण कृषि है उससे कम महत्वपूर्ण पशुपालन नहीं है। और हमारे ये पौराणिक कथाओं में आप तमाम सुन चुके हैं और उसको इतना महत्व इसलिए दिया गया है कि देने के लिए उसको देवी देवताओं से पशु को जोड़ दिया गया ताकि इंसान समझे कि उनके जीवन में, उनकी अर्थव्यवस्था में और उनके किसी भी तरह से जिस तरह से मनुष्य का जीवन है उसी तरह से अगर पशु एक तरह से पूरक शक्ति के रूप में काम करते हैं तो इसीलिए गाय को माता कहा गया है, बैल को भगवान शंकर का नंदी कहा गया है। इतना महत्व दी गई है कि जैसे भगवान शंकर के वो नंदी उनके रक्षक, उनके एक तरह से चौकीदार कहिए ये भगवान नंदी या उनके सवारी कहिए, भगवान नंदी से जोड़ा गया है। उन लोगों को जोड़ा गया है। कुत्तों को कहा गया कि भैरव बाबा हैं, हाथी को गणेश जी जोड़ा गया है। तो किसी न किसी जितने भी पशु हैं वो आप समझ लीजिए कि उसको इसलिए जोड़ दिया गया है कि देवी देवताओं के साथ कि इंसान उसके महत्व को समझे। वो प्रत्यक्ष आपको न भी दिखे लेकिन वो जीवन में इन हर पशुओं का कितना महत्व है। पशु का मतलब ये है कि मनुष्य से भिन्न अगर कोई जीव है तो उसको पशु के उसमें श्रेणी में रखा गया। मतलब मनुष्य के जीवन से जो भी भिन्न कोई अगर जीव है तो समझ लीजिए कि वो पशु की श्रेणी में आता है। और सारे पशु मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप से अपना सहभागी तो है या किसी न किसी तरह से योगदान करते हैं। आपके एक पशुओं को तो लिए इसीलिए पशुधन भी कहा गया है कि पशु एक तरह से इंसान का पशुधन है उसकी। तो पशुधन के रूप में जब उसकी मान्यता है तो समझ लीजिए कि उसको कितनी बड़ी महत्ता दी गई है। लेकिन इधर जो उनके साथ क्रूरता, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनकी जो उपेक्षा, उनके साथ जो हिंसा होती जा रही है उससे हालत ये स्थिति बन गई है कि लोगों ने ये समझ रखा है कि अब पशुओं को नहीं रखने की जरूरत नहीं है और जैसे कृषि को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं लोग उसी तरह से पशु पालन को भी एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है। और ताकि जो गांव को उजाड़ने की जो प्रक्रिया चल रही है कि गांव ख़त्म कर दिया जाए उसी में ये भी एक शामिल है। हम जब गांव सरकार की बात करते हैं तो हम लोग को गांव को संपन्न बनाने की बात करते हैं, हर तरह से संपन्न करने की। तो हर तरह से जब संपन्न बनाने की बात करते हैं तो अगर उसमें ये पशुधन का अभाव रहेगा तो संपन्नता कहाँ से आएगी। तो इसलिए गांव सरकार को साथ साथ पशुधन को या पशुपालन को या पशुओं को जो जोड़ना है वो उसी तरह से है कि गांव को हम जो संपन्न बनाने की जो योजना बना रहे हैं या संपन्न बनाने के लिए जो गांव को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं वो उसी से बिल्कुल एक तरह से पूरक है। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रस्ताव पारित किया कि नहीं, पशुओं के भी जो अधिकार हैं या पशुओं का जो उनके साथ जो व्यवहार है इंसान का उसको भी जोड़ा जाए और जो उनकी उपेक्षा की जा रही है सरकार के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा उसको कैसे ख़त्म किया जाए और पशुओं को अधिकार दिलाया जाए। तो इसलिए ये प्रस्ताव पारित हुआ। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे आजमगढ़ के महासम्मेलन में और सब लोगों ने इसको पारित किया
और मैं बताऊंगा कि कैसे पशु और इंसान दोनों कैसे मिल के अपने अधिकारों को गांव में लागू करा सकते हैं। गांव सरकार उस कैसे पशु के जब सहयोग मिलेगा तो गांव सरकार लागू करने के लिए किस तरह से सरकारें मजबूर हो जाएंगी, और जब इंसान पशुओं के साथ खड़ा हो जाएगा तो कैसे पशुओं को जो अधिकार मिला हुआ है वो कैसे उनको देने के लिए सरकारें मजबूर हो जाएंगी या व्यवस्था करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तो ये प्रस्ताव 13 नवंबर को पारित हुआ। अब थोड़ा हम इसी पर आज प्रकाश डालेंगे कि पशुओं को जो क्या अधिकार है, पशुओं के उनके प्रति इंसान का क्या कर्तव्य है और सरकार की व्यवस्था में किस तरह से पशुओं के लिए संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे पहले तो हम संविधान से बात करेंगे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 48 है, यह नीति निर्देशक सिद्धांत है। उसमें लिखा गया है कि राज्य सरकारों को एक तरह से निर्देश दिया गया है कि पशुओं के विकास के लिए, पशुपालन के विकास के लिए वो वैज्ञानिक तरीके से वो प्रयोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगी कि जो कि आधुनिक और वैज्ञानिक हो। यानी कि पशु पहले किस तरह से पालन किए, उनका पशुपालन के जो व्यवस्था थी उसको कैसे ज़्यादा वैज्ञानिक और आधुनिक बनाया जाए। और देखिए, वैज्ञानिक और आधुनिक में हर चीज़ आ जाती है, कोई चीज़ बचता नहीं है। वैज्ञानिक का मतलब है कि पशुओं को उनकी जो ब्रीड है, जो पशुओं में देसी ब्रीड है, हाईब्रिड है, कि तमाम ब्रीड हैं उसके, जो उनके वंश हैं, कैसे तरह के पशुओं के जो वंश हैं, कौन पशु ज़्यादा लाभदारी है, कौन ज़्यादा दूध देता है, कौन किस वातावरण में रह सकता है, ये उनके वंशज के हैं। तो ब्रीड का मतलब वंशज, तो उनके वंशज को कैसे स्वस्थ और बेहतर बनाया जाए और कैसे उनके वंशज को जहाँ जरूरत हो उनको सुरक्षित रखा जाए। तो एक तो ये समझ लीजिए कि इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना पड़ेगा, और बहुत सारे रिसर्चेज हो चुके हैं, उस ध्यान से उसको देखना पड़ेगा। तो ये तो उनके ब्रीड का हो गया। फिर पशुओं के लिए भी जैसे इंसान को एक घर चाहिए, इंसान को खाने के लिए अन्न चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, तो उसी तरह से पशुओं के लिए भी ये सारी तीनों चीज़ें जरूरी है। उनको भी घर चाहिए, घर चाहिए मतलब उनको मकान, जैसे इंसान का मकान हो तो वैसा नहीं चाहिए कि कमरे का मकान हो, लेकिन उनके लिए भी छाया होना चाहिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके आराम करने की व्यवस्था होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि जैसे किसान तो अपने घरों में सब लोगों ने अपने झोपड़ी में या कहीं ना कहीं व्यवस्था कर रखा है, लेकिन वो सारी व्यवस्था पहले की थी, अब उतना अब उसको थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से करना पड़ेगा ताकि उनको परेशान नहीं हो। अब वो उनको समझना पड़ेगा। अब टीन के शेड में आप पशु को रख देंगे तो उसकी गर्मी से पशु परेशान हो जाते हैं, गाय को और भैंस वगैरह आप गर्मी में टीन के शेड में रखेंगे तो वो कितनी कठिनाई उनको होती है। पहले टीन था नहीं, सब लोग छप्पड़ में रखते थे तो पशुओं को कोई दिक्कत नहीं थी। आजकल छप्पड़ में उनको झंझट लगता है तो लोगों ने बिना समझे बुझे उसको टीन के शेड में पशुओं को रखना शुरू कर दिया। अब उस टीन के शेड में उतनी गर्मी से पशु परेशान हो जाते हैं कि वो अब उनके जो एक तरह से क्रूरता है, तो उनके साथ एक क्रूरता हो रही है, लेकिन कोई उसको रोकने वाला नहीं है और कोई बताने वाला नहीं है। इसी तरह से उनके आहार में, अब पहले वो पशुओं को आहार के लिए लोग छोड़ देते थे और वो मैदान होते थे, कुछ घास होती थी, वो जाके पशु अपना हरी हरी घास खाते थे और वो अपने को या जो कुछ भी उनके खाने लायक मिलता था मैदान में जाके वातावरण, शुद्ध वातावरण में घूमते थे, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे रहते थे, बैठते थे और उनको वो उनकी जो जरूरत होती थी पूरी होती। अब गांव में तालाब नहीं रह गए, गांव में चारागाह नहीं रह गए, गांव में के आसपास जंगल नहीं रह गए। अब ये जो सबसे बड़ी उनको पशुओं को घूम घूम के खाने के जो मिलता था उसको अब करीब करीब समाप्त हो चुका है। तो जब वो समाप्त हो चुका है तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था, आहार की जैसी भी व्यवस्था हो, आपको पैदा करना पड़ेगा। उनके लिए चारागाह तो बनाइए और उनके लिए अब चारा के लिए अलग से ऐसे फसलें उगाई जाएँ जो कि उनको जो मिल जाता था वनों में, घास में वो मिल जाता था, वो उस जैसे उनको चारा उनको मिले, उनको खुद्दी मिले, खर मिले, ये भूसा मिले। ये सारी चीज़ें इस तरह से उनको व्यवस्था इसके करने की ज़रूरत है। तो आहार भी उनके लिए ज़रूरत है और स्वास्थ्य की इसलिए ज़रूरत है कि इतनी जिस तेज़ी से उनकी बीमारी फैल रही है कोई देखने वाला नहीं। अभी हाल में ही गाय को ऊपर चेचक के तरह से तमाम बीमारियां फैली, कोई देखने वाला नहीं। तमाम बीमारियां, बीमार जानवर सैकड़ों की संख्या में मरने लगे। कोई डॉक्टर ने उनको कोई टीका तो दिया नहीं जाता है पहले।
तो टीका दिया ही नहीं, बीमारी आ गई, बीमारी के बाद वो मर गए, लोगों ने छोड़ दिया, पूरे वातावरण में बदबू फैलती है और एक माहौल पूरा पर्यावरण भी खराब होता है। तो इस चीज़ को कोई देखने वाला नहीं है। तो जो ये पशुओं के साथ इस तरह की जो क्रूरता आप देख रहे हैं कि पशुओं को आपने उनके छोड़ दिया है कि इंसान किसानों क्या है कि अब जो गाय जो जिसको माता कहते हैं, गाय माता, जब वो दूध देती है तब रखते हैं, और नहीं तो उनको गाय को छोड़ देते हैं और गाय अपना घूमती रहती हैं। और कभी वो चरने के लिए उसका किसानों ने ये किया कि अपने गांव में घर अपने खेतों में तार के कटीले तार लगा दिए ताकि पशु न घुस पाए। और उसका ये हस्र ये हुआ कि कटीले तार को जब पार करते हैं कई गाय या बछड़े तो उनके शरीर पर चोट आती है, उनको भी कोई देखने वाला नहीं है, न रोकने वाला है। तो तमाम ये समस्या, अब छुट्टे जानवर जब घूम रहे हैं, उनको नहीं खाने को मिल रहा है, तो इधर उधर घूमते हैं, सड़कों पर जाते हैं, ट्रक से एक्सीडेंट होता है, वो मर रहे हैं। सरकार ने पशुओं को पहले लोग बेच देते थे, पशु चले जाते थे, तो कम से कम ये समस्या नहीं आती थी। वो एक क्रूरता थी, बहुत बड़ी क्रूरता थी। सरकार ने पशु को गौ हत्या को रोका, पशु हत्या रोका, लेकिन इसका ये हासिल हुआ कि वो सड़क पे जाके वहाँ स्लाटर हाउस में नहीं मर रहा, सड़कों पर मर रहा है। तो मरना तो कम नहीं हुआ, वो स्लाटर हाउस में जाके मरते थे, लेकिन खरीद के ले जाते थे, किसान को 4 पैसा मिलता था। अब किसान को 4 पैसा भी नहीं मिला, लेकिन पशुओं का मरना नहीं खत्म हुआ, वो घायल हो रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, ये जाके सड़कों पर उनको ट्रक और एक्सीडेंट से मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बड़ा ये पशुओं के साथ जो इस तरह से दुर्व्यवहार, और दुर्व्यवहार क्या मतलब चरम सीमा पर उनको एक तरह से पशुओं के प्रति जो घोर उपेक्षा हो रही है उनके साथ, जिस तरह से क्रूरता के साथ व्यवहार रही है, ये पहले भारत में भारतीय संस्कृति में तो आप समझ नहीं सकते हैं कि पशुओं की कितनी महत्ता थी। इसीलिए मैंने कहा कि पशुधन कहा गया है, वेदों में तक इसकी जिक्र हुई है। तो ऐसे भारत जैसे देश में, जो कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 1 अरब लोग गाँव में रहते हैं, और ये पशु उनके अर्थव्यवस्था के एक पूरक हैं, जितना उनको कृषि से आय होती है उससे कम आय नहीं होती। और पशु देखिए, पशु की कई तरह से पशु को लाभ देते हैं। एक तो सबसे बड़े जो है गाय है, चाहे दूध देने वाले जितने पशु हैं, वो एक तरह से दोनों का संरक्षण करते हैं, इंसान के स्वास्थ्य का भी संरक्षण करते हैं, और मूत्र से और गोबर से ये आपके खेतों का भी संरक्षण करते हैं, खेतों को भी स्वास्थ्य देते हैं और इंसान को भी स्वास्थ्य देते हैं। ऐसा कौन चीज़ है जो कि दोनों को स्वास्थ्य देता है, स्वास्थ्य उनको पोषक तत्व देता है, खेत को भी देते हैं गोबर और मूत्र से, और दूसरी तरफ इंसान को दूध दे के उनको पोषक तत्व देते हैं, और उससे इंसान मजबूत होता है। और इसके पोषक तत्व तो होता है कि वो बीमार नहीं होते हैं, और बीमार जब नहीं होते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, खूब काम करते हैं, खेत स्वस्थ होता है तो अच्छा उत्पादन होता है। इतना महत्व तो ये है। और और भी उसके महत्व हैं, उनके चमड़े बिकते हैं, उनकी हड्डी बिकती है, उनके वो आपके जीवन में वो पर्यावरण को ठीक करते हैं। आपके जो तमाम पशु ऐसे हैं जो कि आपके जंगल झाड़ी वाड़ी जो अपने आप अनाव से उगाते हैं, उनको सफाई कर देते हैं, ताकि जो फसल आप बोएं तो उनमें कम से कम उनमें झाड़ियाँ रहें, घास फूस को साफ कर देते हैं। मतलब हमेशा पशु जो है इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने मूक बन के, आवाज़ तो उनकी अपनी भाषा तो है नहीं कि बोल सकें आपको, लेकिन किसान समझते हैं उनकी भाषा, मूक बन के वो इंसान की खासकर ग्रामीणों की सेवा करते रहते हैं। लेकिन इंसान जो है अपनी मजबूरी से उनको उन साथ उपेक्षा करा, और उनकी जो मजबूरी है, किसानों की मजबूरी या ग्रामीण वासियों की मजबूरी, वो मैं तो मेरा मानना है कि ये सरकार की गलत नीतियों ने पैदा किया है, गलत नीतियों के नाते। अब कोई भी सरकार की जिम्मेदारी थी, जैसा कि मैंने संविधान में लिखा है कि उनकी जिम्मेदारी थी कि इनको पशुओं को वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से पशुपालन को विकसित करें। अगर उन्होंने वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से विकसित कर दिया होता, जब देश तो संविधान तो जब 75 साल पहले बना ना, तो ये शायद ये स्थिति पशुओं के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। आज जो है अब पशुओं को आपने तो उपेक्षा की, और हालत ये है कि आप गांव के लोगों से जहर पैदा करा रहे हैं, उनमें केमिकल पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, दवाई छिड़क रहे हैं, केमिकल खाद डाल रहे हैं। और जबकि पशु से जब खाद गोबर और इससे बनता था तो बिल्कुल स्वस्थ गोबर की खाद
इतने से इतना बढ़िया था कि जहर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 15 पोषक तत्व तो होते हैं गोबर और पेशाब में, गायों के और बैलों के जो गोबर है और भैंसों के गोबर में भी 15 पोषक तत्व होते हैं। अब उन पोषक तत्वों को गांव के लोगों को पता नहीं है। अगर उन पोषक तत्व जब वो जाते थे खेत में तो खेतों के लिए एक नया जीवन मिल जाता था। तो इन सबों को आपने भुला दिया। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से समझते तो आपको गांव में जरूरत ही नहीं थी केमिकल जाने की। और केमिकल जाते नहीं गांव में तो किसान केमिकल खूब महंगे महंगे खाद का गांव किसान खरीदता है, महंगी महंगी दवाई खरीदता है, उसके छिड़काव की व्यवस्था करता है, मजदूरी देता है, और इसकी हालत यह है कि खेती महंगा होता जा रहा है। और आधा ये उनके 1/3 का हिस्सा तो खाद और ये दवा और ये ले लेते हैं। तो जितना उत्पादन होता है 1/3 तो उनका पहले ही खर्च हो जाता है। और ये पशु कुछ नहीं करते थे। पशु जितना कोई खर्च नहीं था। उनको जो खिलाने पिलाने का सब घास पास सब गांव में मिलता था। बड़े मामूली वो खुद्दी बुद्दी वो थोड़ी बहुत उनको के लिए थोड़ा सा बाहर से मदद लेनी पड़ती थी, नहीं तो वो पूरे गांव के बाद से चीज़ों से ही उनकी सारी पूर्ति हो जाती थी। और दूसरे ढंग से भी ये पशु उनको मदद करते थे। तो इसलिए ये हम लोगों ने सोचा कि इस गांव की जो अर्थव्यवस्था, गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। गांव सरकार आएगी तो सब करेगी। और अनुसूची जो 29 विभाग हैं अनुसूची 11 में, उसमें देखिए कितना महत्व पशुपालन को दिया गया कि उसमें कृषि के बाद भूमि, और भूमि के बाद तीसरा जो विषय है वो पशुपालन ही है। यानी कि गांव के सरकार को जो अधिकार दिया गया उसमें पशुपालन को बिल्कुल कृषि के और भूमि के बराबर ही महत्व दिया गया। लेकिन अब गांव वाले उसके पशुपालन के बारे में एक बाड़ा भी नहीं बना सकते। और सरकार ने गौशाला के नाम पर कहीं कहीं शुरू किया है। हालत जाके देखिए, वहाँ जाके पशु बन गए, कहीं कहीं बने हुए हैं, शेड बन गया टीन के या जैसे भी हो, वो कुछ व्यवस्था बन गई है। न पेड़ है, खुले जंगल में खुले मैदान में बना है, गर्मी लगती है, न पानी की व्यवस्था है। और वहाँ जाके देखे पशु हमेशा मरे हुए। किसी भी सरकारी गौशाला जो अभी वर्तमान सरकार ने कुछ जगह जगह शुरू की है, वहाँ जाके आपको 2-4 पशु मरे हुए ही मिलेंगे आसपास वो, क्योंकि वो गर्मी में परेशान होते हैं, भागते हैं, तो कभी उसी मैदान में गिर जाते हैं, कभी अगल बगल गिरते हुए हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये इतनी दुर्दशा कभी पशुओं के साथ जो कि कभी होगा भारत में, मैं तो नहीं समझता कि कभी किसी ने सोचा होगा कि पशुओं के साथ इतनी बड़ी दुर्दशा भारत जैसे देश में और ये संभव है, जहाँ की पशु का जीवन पशुधन है, वैसे बार बार मैं बता रहा हूँ। और पशुओं का जीवन किसानों के जीवन के साथ बिल्कुल एक तरह से एक बिना एक दूसरे के रह नहीं सकते, ऐसा जीवन है कि जुड़ा हुआ है। और उसकी ये स्थिति, ये सरकार की जो योजना है, नीतियाँ हैं, उसको बना के लोगों को जैसे गांव ख़त्म करते जा रहा है वैसे पशु ख़त्म कर दो, ताकि इनको कुछ कहीं सरकारों के सामने बस शहर बचे रहे और शहर में लूट मार खसोट अपराध ये सब चीज़ें चलती रहे, और उन लोगों की अपना उनको सत्ताधारियों क्या है, उनकी किसी तरह सत्ता बनी रहे। तो इसलिए ये हम लोगों ने लिया और उसके अधिकारों के और अपने अधिकारों की लड़ाई ये शुरू किया गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए जो पशुओं के लिए कानून तो बनाए गए, लेकिन उन कानूनों को भी प्रचार नहीं किया, उन कानूनों को लागू भी नहीं किया गया। आपने कानून बना दिया पशुओं, क्योंकि संविधान में एक व्यवस्था थी। मैं आज वो कानून के बारे में आपसे चर्चा करूँगा कि ये 2 बातें। एक तो न्यायालय में भी मामला गया कि पशुओं को आप ये समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता कानून आप जानते हैं, उसमें पशुओं को माना गया कि ये मनुष्य के संपत्ति है। मतलब पशु अगर आप रखते हैं, खास करके जो लोग रखते हैं, पशु में 2 कैटेगरी है। एक तो जिसको कि हम पालते हैं, और दूसरे पशु ऐसे हैं जो हम पालते नहीं हैं, उनकी कैटेगरी। जिन पशुओं को हम पालते हैं उन पशुओं के लिए ये जिसको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, जिसको घरेलू पशु, तो बैल है, गाय है, भैंस है, ऊँट है, घोड़ा है, हाथी है, ये सब आपको घरेलू लोग रखते हैं। तो ये जो पशु हैं इनके लिए तो अगर जो है कि ये संपत्ति है इंसान की, जिसकी संपत्ति है, और संपत्ति को अगर कोई नुकसान करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 29 में ये है
कि अगर इनको आप नुकसान, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं, उनको जहर देते हैं, उनको टांग तोड़ देते हैं, उनको आघात पहुंचाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है उसके अंदर इंसान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के के कारण। ये तो ये व्यवस्था करें। लेकिन ये बात के अलावा भी ये सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और उसमें ये कहा कि पशुओं का अपने एक अधिकार भी है, उनका अपना स्वतंत्र अधिकार है। और स्वतंत्र अधिकार को किस तरह उन्होंने जोड़ा? उन्होंने कहा कि जैसे इंसान को अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है। अब जीने का अधिकार आप जान लीजिए हर इंसान को है, और वो है सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार, अच्छे वातावरण में जीने का अधिकार, स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार, और उनके मनुष्य के जीने के लिए आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रकृति ने दे रखी है, उनके साथ जीने का अधिकार है। तो पशु भी हैं, पशुओं को सृष्टि ने गठन किया, इंसान के बनाए हुए तो है नहीं। अब पशु आपके जीवन में मैंने कहा कितना उपयोगी है। वो आपको दूध देता, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता है, वो आपके कृषि की रक्षा करता है, वो वातावरण को ठीक करता है। तो अगर इसका मतलब है कि आपके जीवन के साथ उसका भी जीवन जुड़ा हुआ है। तो आपका जो अधिकार है उसका जीवन, तब दोनों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जो इंसान के अधिकार, मनुष्य व्यक्ति के अधिकार है, वही पशु का भी अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि पशुओं का अधिकार है, तो इसलिए इंसान के तरह से किसी तरह आप क्रूरता नहीं कर सकते हैं, तो पशु के साथ भी क्रूरता नहीं कर सकते। जिस तरह इंसान को आप सम्मान करते हैं उसी तरह से ये पशुओं का भी सम्मान करना पड़ता। तो देखिए कितना बड़ा ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एनिमल पशुओं के लिए ये फैसला दिया है। और ये इस फैसले के बाद धीरे धीरे कुछ राज्यों ने कुछ शुरू किया, लेकिन कहीं धरातल पर तो दिखता नहीं है, फैसला कुछ भी होते रहते हैं। उसके बाद एक कानून पास हुआ, उस कानून पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ताकि आप जानिए कि पशुओं के साथ एक क्या क्या क्रूरता को अगर आप करते हैं तो क्रूरता को रोकने के लिए भी एक कानून बनाया गया है। और वो है कि वो जानना इसलिए जरूरी है कि ये कोई नहीं जानता है कि ऐसा कोई कानून है और हम उस कानून से अगर नहीं पालन करते हैं तो हमको कार्रवाई हो सकती है। और इसीलिए ये पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। और उसमें कोई केवल गांव के लोग नहीं है, अगर सरकार की तरफ से भी क्रूरता हो रही है तो सरकार के कर्मचारी और अधिकारी भी उसमें उस क्रूरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए आप गाँव वासी जितने हैं वो जान लें कि केवल आप ही जिम्मेदार नहीं हैं कि उनके साथ क्रूरता हो। ये जो बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, बड़े बड़े लोग जो इस पशुओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको खाना पानी नहीं दे रहे हैं, उनको ये नहीं दे रहे हैं, ये सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसलिए इस अधिकार को थोड़ा सा जानना जरूरी है। और इस अधिकार को जानेंगे तो जो हम लोग आंदोलन की जो बात कह रहे हैं, कि हम लोग तो 3 बातें जैसे बार बार कह रहे हैं कि पशुओं के जो अधिकार हैं वो हम उस कैसे लड़ेंगे अपने गाँव सरकार लागू कराने के साथ। पशुओं का अधिकार लागू कराने का अधिकार का मतलब है कि कम से कम 3 चीज़ तो हम करेंगे कि उनके आवास की व्यवस्था हो, मतलब पशुबाड़ा अच्छा पशुबाड़ा हर अच्छा आधुनिक, देखिए संविधान का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके। तो जितने भी पशुबाड़ा हों वो आधुनिक और वैज्ञानिक पैमाने पर फिट बैठते हैं, वही पशुबाड़ा बने। तो हर गांव में एक पशुबाड़ा बनना चाहिए किसान इंसान के उसके पशुओं के लिए। एक तो हम लोगों की सबसे बड़ी मांग है। दूसरी बड़ी मांग ये है पशुओं के लिए कि उनके आहार की व्यवस्था हो। उनके आहार की व्यवस्था, अगर किसी के पशु हैं छुट्टा घूम रहे हैं, कहीं पशु किसी के पास नहीं उसका पालन हो रहा है, तो सरकार आके में इंसान को जीने के लिए राशन दे रही है कि नहीं दे रही। तो जब इंसान को जीने के लिए राशन दे रही है तो पशुओं को जीने के लिए आप राशन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 21 जितना व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उतने ही पशुओं के लिए भी जरूरी है। तो इंसान के लिए राशन दे रहे हैं तो पशुओं को राशन देना चाहिए। इंसान को आप सस्ते दर गले में दाम दे रहे हैं, कोरोना टाइम में आपने उनको फ्री दिया, तो क्या पशुओं को राशन फ्री दिया आपने? क्या उनके लिए आपने सोचा कि उनको भी राशन मिलना चाहिए, पशुओं को सस्ते दाम पर मिलना चाहिए? कभी आपकी दृष्टि में आया ही बात? क्या आपने सभी सोचा कि उनको पशु कहाँ रहते हैं? गाँव में घर में किस तरह से पशुओं को लोग रखते हैं? कोई टिन में रख रहा है, कोई धूप में रख रहा है, किसी पास जगह नहीं है। कभी आपने ऐसा सर्वे कराया कि पशुओं के साथ कहीं अपमानित तो उनके साथ क्रूरता की हरकत हो रही? कभी आपके पास कोई डाटा है? कभी आपने देखा कि कौन कौन लोग पशु रख सकते हैं? ऐसे लोग जो पशु रख रहे थे कभी 2-2 दिन तक तो खिलाते नहीं है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कभी ऐसी व्यवस्था आपने बनाई? ऐसा कुछ नहीं व्यवस्था। आपने एक बोर्ड बना दिया है पशु एनिमल सेंट्रल गवर्नमेंट बा
कि केंद्रीय बोर्ड बना दिया पशुओं के लिए और बता दिया कि आप ये विभाग बन गया, विभाग काम कर रहा है। कहीं विभाग दूर दूर तक तो मैं तो नहीं अब तक किसी गांव में गया तो देखा वो कि पशु बोर्ड का कोई आदमी वहाँ गांव में आता हो और देख रहा हो कि पशुओं के साथ क्या हो रही है, क्रूरता हो रही है या उनके खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, उनके रहने की व्यवस्था हो रही है। मैंने तो कभी आज तक हजारों लाखों गाँव में मैं गया, कहीं तो मैंने नाम भी नहीं सुना कि कहीं ये पशु बोर्ड जो एनिमल हस्बेंड्री पशुओं का जो बोर्ड है ये कहीं किसी गांव में काम कर रहा हो। तो वो तो आपसे सरकार का तो काम करने का तरीका आप जानते ही हैं। उनको तो इन चीज़ों से कोई बस ये कागज पर कागजी घोड़ा उनका दौड़ता रहा और उनका अपना स्वार्थ पूरा होता रहा। हो सकता अरबों रुपया उसमें खा भी रहे होंगे, अरबों रुपया आता होगा उसके नाम पर लेते होंगे और बड़े ठाठ से दिल्ली लखनऊ बड़े बड़े शहरों में रख के उसको अपने कोठी में बैठ कर उसके उसी पशुओं के नाम पर उनकी लूट भी हो रही होगी, बड़े ठाठ से हो रही होगी, उसमें दो राय नहीं है। होते ही है, भारत में हो ही रहा है। भारत में तो किसी के नाम पर, आदमी के इंसान के नाम पर खा रहा है, पशुओं के नाम पर खा रहा है, चिड़ियों के नाम पर खाए, किसी भी कोई नाम चाहिए उनको जिससे कि उनके नाम पर, उनकी भलाई करने के नाम पर उनको पैसा मिल जाए और उनको उसको लूटें खाएं। ये तो बहुत आम बात है। तो ये कानून ये भी एक बन तो गया, लेकिन आते शायद किसी गांव के लोगों ने इस कानून के बारे में सुना होगा और न ये भी सुना होगा कि इस कानून में क्या क्या है। चलिए हम ही बता देते हैं कि इस कानून में क्या है। ये है कानून पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। अब देखिए, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम मतलब पशुओं के साथ क्रूरता नहीं करेंगे, उसका निवारण करेंगे। इसकी धारा 11 में क्या क्या क्रूरता है ये मैं आपको बताऊँ। पशुओं को पीटना, ठोकर मारना, बहुत उस पर सवारी लादना, बहुत बोझ लादना, उसे यातना देना और उसके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करना जिससे उसे अनावश्यक दुख, उसके अनावश्यक पीड़ा हो। देखिए पहला। दूसरा, कोई पशु अपनी कोई अंग को अगर हम किसी बूढ़ा हो गया है या कोई उसकी उम्र शिथिल हो जाने से उसको कोई घाव हो गया है, किसी फोड़े के कारण कोई कार्य न करने लायक रह गया है तो उसको अगर काम देते हैं तो ये भी क्रूरता है। अब काम करने लायक है नहीं, बीमार है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती उससे काम ले रहे हैं तो ये भी क्रूरता है। ये उसके साथ क्रूरता। दूसरा है क्रूरता में आता है, मैं इसलिए बताऊँ कि ये सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। किसी पशु को कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली दवाई या फिर दवाई जानबूझकर अगर देना हो, अरे कुछ लोग देते हैं ऐसी ऐसी दवाई कि उसको नुकसान पहुंचा रहा है और बिना समझे बुझे, वो भी आपकी क्रूरता है। पशुओं को कुछ ऐसी रीत से किसी गाड़ी मोटर में ले जाना जिस रीत से पशुओं को तकलीफ हो रही है, उनको ऐसे ढंग से ले जा रहे हैं ढो ढा के कि वहाँ तकलीफ बिना समझे बुझे। किसी पशु को ऐसे पिंजरे में रखना जिससे लंबाई चौड़ाई छोटी हो, ये भी क्रूरता में आता है। किसी पशु को अनुचित या छोटी रस्सी से बांधना या जंजीर से बांध के रखना, ये भी क्रूरता में माना गया है। कोई भारू बस्ती से बांध देना, जैसे पत्थर लोग जैसे उठा के बांध देते हैं और वो बेचारे, ये भी क्रूरता है। फिर पशु के मालिक होने के बाद भी, आप देखिए ये 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण। पशु के मालिक होने के बाद भी पशु को खाना पीना नहीं देना, अभी हम इस पर और चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा भी महत्वपूर्ण, बिना किसी उचित कारण के किसी पशु को ऐसी जगह छोड़ देना जहाँ पर उसका दाना पानी खादी नहीं मिलना, वो भूखा मर जाना, जहाँ वो भूखा मर जाए। कोई विकलांग, भूखा, बीमार और प्यासा पशु बिक्री के लिए बाजार में ले जाना। पशुओं को आपस में लड़ाना, ज़्यादा खेल करना, उनको गोली से मारना। अब ये सारी क्रूरता आती है। अगर ये सारी क्रूरता होती है तो जो लोग भी ऐसा करते हैं उनके लिए व्यवस्था है कि पहली बार तो उनको 25,000 रुपया से लेकर 1 लाख रुपया तक जुर्माना लगा, और दूसरी बार अगर वो करते हैं तो उनको जो है 3 महीने की सज़ा, और ये सज़ा है और जुर्माना भी। अब ये इसमें इस कानून को पालन कराने का जो जिम्मेदार है, जैसे मैंने कहा कि केंद्रीय बोर्ड है और उसकी जिम्मेदारी बनती है, और या एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने एक बना दिया है केंद्र सरकार ने, और इसको जिम्मेदारी दिया कि ये सब पालन कराएं। और उसके साथ साथ FIR भी दर्ज होता है, सब कॉग्निबल IPC में कॉग्निबल ऑफेंस है, मतलब संज्ञेय अपराध,
और इसमें कानून कार्रवाई भी की जा सकती है। तो और ये जैसे मैंने बताया कि वो एक जो मुकदमा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागाराज के मुकदमे में कहा कि पशुओं को अपने स्वतंत्र अधिकार भी हैं और उनको अधिकार भी मिलना चाहिए। अब मैं तीन बातों पर आप ध्यान देना। अब ये देखिए, पशु को मालिक होने के बाद भी पशुओं को खाना पानी नहीं देना। अब जो आज लोग एकदम पशुओं को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि पशु गाय है अब दूध नहीं दी उसको छोड़ दिया, बैल है उसको छोड़ दिया। अब बताइए, ये अपराध है। दूसरा है बिना किसी उचित कारण के पशु को ऐसी जगह छोड़ देना जहाँ पर उसका दाना पानी खाना न मिल सके, भूखा रहे। अब और कोई विकलांग भूखा बीमार और ऐसे पशुओं को बाजार में ले जाए। अब आप ये बताइए कि ये आपने इंसान व्यक्तियों पर तो जिम्मेदारी डाल दी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? जब आदमी खुद अपना अन्न पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो उसके बाद यही विकल्प है कि आप वो पशु न पालें। और अगर पशु पालता है तो उसके पास व्यवस्था नहीं है तो सरकार क्या कर रही है? और सरकार के लिए जिम्मेदारी है कि वो और ये इतने नहीं है, जो मौलिक संविधान में एक मौलिक कर्तव्य दिया गया और उस मौलिक कर्तव्य में ये रख दिया गया कि सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना। तो सरकार के प्रति जिम्मेदारी है, मौलिक कर्तव्य केवल इंसान की नहीं है, सरकार की है कि हर जीवों के मौलिक कर्तव्य। तो जो इंसान मान लीजिए अगर नहीं निभा रहा तो सरकार क्या वो मौलिक कर्तव्य निर्वाह कर रही है? सरकार उसको दाना पानी नहीं मिला तो सरकार क्यों नहीं दाना पानी दे रही? अगर लोग छोड़ रहे हैं तो पता लग रहा है क्यों नहीं कि उसको कहाँ रखा जाए? सड़क पर पशु घूम रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? कौन सी इनकी एजेंसी है जो कि इनको देख रही है, जाके व्यवस्था कर रही है? तो केवल राजनीति करने के लिए पशुओं के लिए कानून बनाना और बड़े बड़े भाषण देना और गौ माता करना, गौ सेवक तैयार करना और ये करना और गौ माता मेरी माँ है और मैं गौओं के लिए करूँ, ये सब जो फ्रॉडगिरी हो रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जो फ्रॉडगिरी को बोलिए, इसको इतना वर्ड इससे बेस्ट वर्ड हो नहीं सकता। फ्रॉडगिरी का मतलब ये है कि करिए कुछ ना, कहते रहिए फ्रॉडगिरी, या थोड़ा बहुत करके दिखा दीजिए, उसके बाद उससे वो जो कर रहे हैं वो अपने उनके लिए नहीं कर रहे बल्कि अपने लूटने के लिए कर रहे हैं। तो जो फ्रॉडगिरी सरकार कर रही है या ये समाज कर रहा है, समाज भी कर रहा है, जो गौ सेवक बने हैं, जगह जगह गौ मेला लग रहा, गौ के लिए आज की शाम गौों के नाम गीत गाए जा रहे हैं, जगह जगह योजना बन रही है, गौों को माला पहनाया जा रहा है, ये सब फ्रॉडगिरी चलती रही। तो समाज और सरकार सब मिलकर जो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, ये इन चीज़ों के लिए अब आप समाज के सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से हो रही। इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने सोचा कि गांव सरकार, अच्छा गांव सरकार बनेगी तो ये सारी चीज़ें तो गांव के अधिकार में रहेगा, पूरा पशुपालन विषय उसके हाथ में है। और एक एक पशु की गिनती करेगी, एक एक पशु कहाँ रह रहा है गांव सरकार देखेगी, एक एक पशु के स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी, एक एक पशु के बीमार उसके खाने की व्यवस्था करेगी, एक एक पशु के जो पशु दूध नहीं दे रहे उनकी कैसे व्यवस्था होगी, और ये सारा गांव सरकार करेगी। गांव सरकार को तो आपने अधिकार दिया नहीं, ये सारा अधिकार आपने अपने ले लिया, बोर्ड में ले लिया, एक बोर्ड बना दिया, वो कर दिया, और उनकी हालत ये है कि वो उनके साथ जितना क्रूरता हो रही। अब इस क्रूरता के लिए अगर वो पशु सड़क पर घूम रहे हैं और छुट्टा वो किसी उसका कोई मालिक, मान लीजिए उसका कोई मालिक हो तो ठीक है, उसको आप आज़ादी, लेकिन जिस पशु का मालिक कोई नहीं है तो वो तो सरकार उसकी मालिक हुई नहीं, और सरकार मालिक हुई तो सरकार के अधिकारी जिम्मेदार है। तो सरकार के अधिकारियों के खिलाफ क्या कभी कोई FIR दर्ज हुआ? कभी सरकार के अधिकारी पकड़े गए? पशुपालन विभाग के अधिकारी पकड़े गए? पशुपालन मंत्री पकड़ा गया? और क्या पशुपालन मंत्री को जेल भेजा गया कि नहीं भेजा गया? इसको कभी किसी ने आपने सोचा? उसको जाना चाहिए पशुपालन मंत्री को जेल, पशुपालन डायरेक्ट निर्देशक को जेल, सारे लोगों को जेल जाना चाहिए कि सड़क पर पशु कैसे मरा हो, कैसे पशु एक्सीडेंट से मर गया, इसके कौन जिम्मेदार है? और कि तो तुम हो कि इसके जिम्मेदार उसका मालिक, उसको पकड़ के जेल भेजो। अगर उसका मालिक जिम्मेदार नहीं तो तुम जिम्मेदार हो, और तुम जिम्मेदार हो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो। तो ये जो स्थिति इन्होंने कर रखा है पशुओं के साथ, सभी पशुओं के साथ, गाय बैल भैंस घोड़ा हाथी सबकी मैं बात कर रहा हूँ, कोई व्यवस्था योजना तो है नहीं इनके पास, इतना कोई आधुनिक व्यवस्था है ना कोई आधुनिक वैज्ञानिक योजना है। तो ये दिखाने के लिए थोड़े बहुत कानून बना दिए ताकि हम पशुओं का पालन करें। तो ये इन चीज़ों के खिलाफ गांव सरकार आती है तो सारी व्यवस्था गांव के लोग करेंगे। तो इसलिए, लेकिन जब तक ये नहीं गांव सरकार बन जाती तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इनके भी अधिकारियों को जब हम करेंगे कि ये पशुओं के साथ, क्योंकि वो पशु जीवन ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग, अभिन्न पशुधन से बड़ा क्या होता है? पशु ये धन है ग्रामीण लोगों का, तो अभिन्न अंग है, उनके भी हम अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। अब इसके लिए करेंगे क्या?
ये प्रस्ताव ये भी पारित हुआ। अब ये करेंगे कि अब हम लोगों ने अन्न जल संकल्प अभियान शुरू किया था और कहा था कि अन्न जल संकल्प अभियान लेके करेंगे कि 2024 तक अगर भारत के प्रधानमंत्री ने मोदी जी अगर गांव सरकार नहीं बनाते हैं तो हम उनको वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं देंगे। ये अन्न जल संकल्प अभियान चल रहा है। लेकिन अब एक अभियान के को थोड़ा आंदोलन का रूप देना है, क्योंकि बिना लोग अभी तक तो हम लोग कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। मैं लगातार 105 कड़ी बोल चुका हूँ। कभी हमसे तो किसी ने कभी ने पूछा ना बातचीत किया कि भाई आप इनके लिए गांव सरकार लागू करने के लिए बताइए हम लोग कैसे इसमें आगे बढ़ें। कभी किसी ने बात नहीं किया। तो हम जानते हैं सरकार को, उनको बार बार मैं कहता हूँ कि नेताओं अधिकारी तो इस पर सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो तो उनका गाँव सरकार बन गई थी, इनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, इनके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। किसको लूटेंगे तो और किसके ऊपर शासन करेंगे। तो अब इसको आंदोलन रूप दें और ताकि हम मजबूर कर दें इनको अब मजबूर करना है। अभी तो हम इनसे कह रहे थे वोट नहीं देंगे, अब इनको हम मजबूर करना है। और उस मजबूर करने के लिए हम लोगों ने दोनों ने संयुक्त ग्रामवासी और ग्राम पशु मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाएंगे। संयुक्त अभियान क्या होगा कि अब ग्राम के वासी और गांव के पशु दोनों मिलके जो गांव के पास मुख्य सड़क है उस पर धरना देंगे, सड़क पर बैठेंगे और अपने गले में पट्टी लगा के हमें गांव सरकार चाहिए, और गांव की पट्टी वो अपने दफ्ती पर लिख के कि हमें गांव सरकार चाहिए। पशुओं के साथ बैठेंगे। रास्ता ब्लॉक होगा। जब रास्ता ब्लॉक होगा तो ये आंदोलन का तरीका है। ये सारे राजनीतिक पार्टी रास्ता ब्लॉक करते हैं, तो कोई नया तरीका नहीं अपना रहे जाए। जितने राजनीतिक पार्टी हैं जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो यही लोग करते हैं और खूब करते हैं, रास्ता ब्लॉक करके अपने आंदोलन चलाते हैं। तो उसी तरह से कि हम गांववासी और गांव के पशु मिल के अपने गांव को पर बैठ के धरना देंगे और रास्ता को ब्लॉक करेंगे। जब इस तरह से रास्ता ब्लॉक करेंगे, इससे गाँव बहुत हजारों गाँव है। अगर मैंने आजमगढ़ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और जब आप कल्पना करिएगा जब आजमगढ़ के हर गांव में गांववासी और गांव के पशु मिलकर सड़क पर बैठेंगे तो सारा उनका जो सिस्टम है यातायात के बिल्कुल ठप जाएगा, जैसे रुक जाएगा। जब सिस्टम रुक जाएगा तो निश्चित रूप से इनको ध्यान आएगा कि भाई तो बात तो इनके गांव सरकार के बारे में हमें सोचने में मजबूर होंगे और गांव पशुओं के भी बारे में उनके साथ उनके अधिकारों के बारे में सोचने में मजबूर होंगे। तो ये तरीका ये सोचा गया। आज आजमगढ़ में सुभाष यादव हैं जो नैतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो महाराजगंज में इसी तरह एक आंदोलन अभियान ये आज वो महाराजगंज में कर रहे हैं। अब ये इस तरह से मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारे इस अभियान से, हमारे गांव सरकार के अभियान से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, इसी तरह अपने गांव के पास में गांव के लोगों से बताएं क्या कि अपना उद्देश्य और उनके साथ और पशुओं के साथ सड़क को बैठें, धरना दें। कोई एक दिन में ही नहीं धरना, लगातार दें। जब भी अवसर मिले 2 घंटा 4 घंटा के लिए धरना दें। फिर जब भी अवसर मिले 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा दिन भर जितना भी आपके पास समय हो खाली समय का उपयोग करिए। तब ये अभियान अंततः सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और गांव सरकार के लिए और पशुओं के अधिकार के लिए उन्हें बैठना पड़ेगा और बैठ के उनके लिए उन अधिकारों को देना पड़ेगा। और नहीं अधिकार देंगे, आंदोलन चलता रहेगा, फिर हम अपने ढंग से काम करेंगे और सरकार जैसे अपने ढंग से काम करती है वो अपना करती रहे। और एक लोकतंत्र में इससे बेहतर तरीका कोई भी अपने अधिकारों को मनवाने के लिए संवैधानिक अधिकार। एक बात है, कोई ऐसे तैसी मांग नहीं है। गांव सरकार भी संवैधानिक अधिकार है, जैसे मैंने कहा पशुओं का भी जो अधिकार है वो भी संवैधानिक अधिकार। ये बार बार मैं कहता हूँ कि कोई हम ख्याली पुलाव नहीं रहे, ख्याली मांग नहीं रहे। उन संवैधानिक अधिकारों को जो भारत के संविधान ने गांव पंचायतों को दे रखा है, उन संवैधानिक अधिकार जो गांव सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के संविधान ने जो पशुओं को उनके अधिकार के रूप में देखा, उनको लागू कराने के लिए और उनको लागू कराने के लिए इससे सहज और इससे सरल और इससे लोकतांत्रिक तरीका कोई नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे आप सभी से अनुरोध करूँगा कि इस आंदोलन को अधिक से अधिक आप पशुओं के साथ मिलके और उसको करिए। और साथ साथ ये कहूँगा अपने स्तर पर जितना भी पशुओं के साथ आप जिस तरह से पहले आप पशुओं को प्रेम करते थे, उनको गले लगाते थे, उनके साथ क्रूरता न होने दीजिए। अपने स्तर जितना रोक सकते हैं और रोकिए। लेकिन इस रोक आप तो रोकिए, लेकिन हम जब अधिकार मिल जाएगा, लागू हो जाएगा, तो व्यवस्था की चीज़ हो जाएगी। फिर कोई आदमी ऐसा हिम्मत नहीं करेगा कि पशुओं के साथ क्रूरता करे। पशुओं को आवास मिल जाएगा, पशुओं को
भोजन मिल जाएगा, पशुओं के स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाएगी और उनका भी जीवन सुखी होगा। और जब उनका जीवन सुखी होगा, इंसान का जीवन वो सुखी करेंगे। एक दोनों मिलके गांव का जो एक हमारा प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है वो फिर स्थापित होगी। तो इस काम को हमको अब आगे बढ़ाना है। धन्यवाद साथियों।